हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप लोग को स्वागत है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने कहा था, एक इंटरेस्टिंग एक लर्निंग वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा और वो टाइम आ चुका है। हैप्पी दिवाली अगेन टू ऑल ऑफ यू। और इस टाइम पे मैं आशा करता हूँ अगले दिवाली में आपकी पोर्टफोलियो जो रिटर्न है वो कम से कम 2 गुना बढ़े। मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट टॉप है। तो इधर उधर की बात ना करके हम टॉपिक पे आते हैं। और ये आपके सामने, ये आप जो देख पा रहे हो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो लर्निंग पर्पस के लिए होगा। जिनको टेक्निकल और इन्वेस्टमेंट की तरीका, जो रूल्स एंड रेगुलेशन ये मेरी बना हुआ है, अगर आप चाहते हो उसमें कोई भी चेंज करना, आप चाहो तो आप खुद कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। और आई होप ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर उस बेसिस पे प्रोसेस की फॉलो करोगे तो आपको आपकी जो टारगेट है वो कम से कम अचीव हो सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। ये फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस की जो कोर्स है, ये कोर्स मतलब इसका अभी बस बस वो समरी के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर वैसे अगर डिस्कशन किया जाए तो बहुत बड़ी लंबी वक्त लग सकता है, 2 मंथ्स 3 मंथ्स। तो जैसे जैसे मैं समरी के ऊपर को डिस्कशन करूँगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे, क्या, कब क्या करना है। तो उस बेसिस पे एटलीस्ट हम डिसाइड कर सकते हैं कब क्या करना है, राइट। तो चलिए टॉपिक पे के ऊपर आते हैं। और ये रहा टॉपिक। टॉपिक में ये रहा इस पॉइंट का की बातें। और ये चाहो तो आप अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हो, पॉज करके मतलब वीडियो को पॉज करके ये सारे राइट डाउन कर सकते हो। चाहो तो इसकी पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, चाहो तो इसमें कोई करेक्शन कर सकते हो। अगर कोई भी पॉइंट्स अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, सो दैट यू कैन चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग जो क्वालिटी है। और इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग और यू वांट टू चेंज समथिंग, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड और मैसेज मी इन द मैसेज बॉक्स। ओके, ट्विटर में कर सकते हो, व्हाट्सएप में कर सकते हो और यूट्यूब में कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट इज नंबर 1 पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग मेथड। सो फर्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट, देन सेकेंड पॉइंट आएगा ट्रेडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? फर्स्ट यू हैव टू चूज गुड क्वालिटी स्टॉक्स थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। ये इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, चाहे आप ट्रेडिंग करो चाहे वो इन्वेस्टमेंट करो, चाहे वो ट्रेडिंग का मतलब होता है थ्रू टेक्निकल। आई एम हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, नथिंग साइकोलॉजी। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो न्यूज आ रहा है, ये टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वो डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूँ। जो मेरे पास है, जो विच आई कैन हैंडल, विच आई कैन अंडरस्टैंड इजीली, तो उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। टर्निंग पॉइंट ये वो हो, वो तो बहुत सारे बातें हैं, राइट। ठीक है। यू हैव टू चूज गुड क्वालिटी स्टॉक्स थ्रू फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब आप चाहे ट्रेडिंग करो इन्वेस्टमेंट करो, फंडामेंटल एनालिसिस इनकी अच्छी होनी चाहिए। देन कैन जंप टू टेक्निकल एनालिसिस, बट शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द मनी मैनेजमेंट प्रोसेस। दैट मीन्स कि अगर आपकी स्टॉक आपने चूज कर लिए और आप इनकी फंडामेंटल बहुत अच्छी है, वन बाय वन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो लेट्स सी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि टेक्निकल अच्छा है, मनी मैनेज फंडामेंटल अच्छा है, सो आई कैन जंप और आई कैन बाय दो स्टॉक्स। तो मेरा ये कहने का है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कैपिटल में, मनी मैनेजमेंट को भूलना नहीं है। दैट मीन्स कि इफ यू हैव द 1 लाख and you are getting a such kind of stocks who is showing a heavy discount in terms of technical, in terms of fundamental and technical, showing the huge buying pressures coming in the near month, and it may be मतलब you may get kind of return
3 to 5 times kind of return. So on the basis of this kind of मतलब ये सारे जितने भी मैंने कहा पॉइंट कहा, उस बेसिस पे आपको लगा कि मैं 50,000, लेट्स से 50,000 आई कैन इन्वेस्ट. नो, मनी मैनेजमेंट इन मीन्स you have to distribute your portfolio in the 20 category stocks at least. ये मनी मैनेजमेंट का प्रोसेस ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा वास्ट कोर्स है जो स्लो एंड स्टडी यू कैन लर्न. ओके, फ्रॉम जो भी टीचिंग कर दे रहे हैं या थ्रू टीवी, थ्रू मीडिया, थ्रू यूट्यूब, कहीं से भी मनी मैनेजर आप अपने तरफ से भी नॉलेज लगा के कर सकते हो. सो दैट क्या है, अगर मैं यहाँ पे 1 लाख को डिवाइडेड बाय 20 कर रहा हूँ तो पर स्टॉक के करीब कितना आएगा, 5,000, राइट. तो मुझे ओनली इन्वेस्ट करना है 5,000. क्यों, मैं गलत भी हो सकता हूँ ना. ये भी हो सकता है कि क्वालिटी स्टॉक हो और वो 3-4 साल चला ना हो. क्वालिटी स्टॉक हो, डिस्काउंट पे मिल रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज गुड, बट वो परफॉर्म ना कर रहा हो. अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट कर लिए तो फिर तो गया कि आपकी पोर्टफोलियो नहीं बढ़ेगा. अगर आपने उस स्टॉक में 5,000 इन्वेस्ट किए तो फिर क्या होगा, वो स्टॉक नहीं बढ़ेगा बट बाकी के स्टॉक तो बढ़ेंगे. सो दैट इज कॉल्ड मनी मैनेजमेंट प्रोसेस. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द मनी मैनेजमेंट प्रोसेस. क्लियर? Number 1 is clear. Then for trading, always I'm telling you, choose high liquidity, good quality fundamental stocks. That means what? कि highly liquidity, good quality. Liquidity का मतलब क्या होती है, यहाँ पे दो चीजें होता है. For trading, I'm writing here कि for trading. Trading का मतलब, और ये इन्वेस्टमेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा ऑप्शन विल स्ट्रेटेजी. ऑप्शन व्हील स्ट्रैटेजी. तो इन ये स्ट्रैटेजी जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए होता है. दैट मीन्स कि दिस स्ट्रैटेजी इज ओनली फॉर द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव. तो अगर आपकी एक वन स्टॉक में आपने बहुत बड़ी बुल हो तो इसमें क्या करोगे कि आपकी स्टॉक जो है कैश में खरीदना है, मतलब बाय करना है, और ऑप्शन में एटलीस्ट आप रेंटल इनकम के लिए कॉल और पुट को शॉर्ट कर सकते हो या उनकी हेजिंग के लिए आप कर सकते हो. सो इसीलिए कॉल और पुट को जब भी आप हाथ लगाओगे वो हाईली लिक्विडिटी होनी चाहिए. इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस नहीं होनी चाहिए, इलिक्विड स्टॉक प्राइस नहीं होनी चाहिए. हाईली लिक्विड का मतलब ये होता है जैसे जब भी आप अपनी जब आप अपनी एक स्टॉक में आते हो, यहाँ पे देख सकते हो आप, जब आप अपनी स्टॉक में आते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रिलायंस ले रहा हूँ, राइट. और रिलायंस यहाँ पे सबको पता है कि रिलायंस, चलो सेल ही ले लिया. ये लिक्विड स्टॉक, ये क्या है, अच्छा अक्टूबर है, 28 नवंबर. यहाँ पे देखो 115 वाले जो कॉल है यहाँ पे, इसकी जो बाइंग और सेलिंग है 625 650, ठीक है, लिक्विड ठीक है. ऑप्शन 494 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है, 1500 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है. तो दैट इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी, हाईली लिक्विडिटी. अगर मैं इसी जगह लेट्स से कि एससीसी है सॉरी, यहाँ पे इसी जगह मैं एससीसी ले लूँ और मैं चाहता हूँ कि नवंबर में इनकी पोजीशन में बनाऊँ, तो क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है? यहाँ पे ये चीज़ देखो, 2300 में 80 और ये 94, 2300 कॉल में नहीं है ना. अगर मैं 2400 जाऊँ तो यहाँ पे दिखा रहा है 33 34. तो इट इज कॉल्ड इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस. वैसे इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस तो बहुत सारे, वैसे यहाँ पे है तो लिक्विड, वैसे स्टॉक्स भी बहुत हैं जो इलिक्विड स्ट्राइक प्राइस. सो बाइंग और सेलिंग की जो डिफरेंस होती है इट इज कॉल्ड लिक्विडिटी और लिक्विड स्ट्राइक प्राइस, ठीक है. तो उस बेसिस पे डिसाइड होती है कि हमें स्टॉक में ट्रेडिंग करना है या नहीं. तो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि हाईली लिक्विडिटी स्टॉक में हमें फंडामेंटल स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, ठीक है. If you want to make position in F&O, or you can choose leadership stocks. अगर आपको लगता है कि ठीक है तो कैसे चूज करें,
सिंपल जो लीडर है जैसे रिलायंस है, एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है, ऐसे लार्ज कैप स्टॉक, तो वहाँ पे हाई लिक्विड स्टॉक होती है। और नॉट टॉकिंग अबाउट द हाई बीटा और वोलाटिलिटी काइंड ऑफ स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि जो हाई बीटा होता है, जो हाई बीटा होता है वो मार्केट के लिए ठीक नहीं हो, सॉरी आपकी पोर्टफोलियो के लिए ठीक नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखो आप। जो हाई बीटा होता है वो आपकी पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई बीटा का मतलब होता है आपकी पोर्टफोलियो ऐसे अप और डाउन, और जो वोलाटिलिटी काइंड ऑफ स्टॉक, तो इसमें एक चांसेस बहुत होती है कि कॉल पुट को मल्टीपल कॉल और पुट आप सेल ऊपर नीचे करोगे, सो दैट्स ऐसे आपकी पोर्टफोलियो खराब हो सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर। थर्ड पॉइंट, फॉर इन्वेस्टमेंट, ये ट्रेडिंग की पार्ट खत्म। फॉर इन्वेस्टमेंट, चूज और इन्वेस्ट गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक और यू कैन से ग्रोथ स्टॉक। इन्वेस्टमेंट के लिए गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक, जिसमें जिस स्टॉक में ग्रोथ है और फंडामेंटल अच्छा हो। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपके सामने है सी इन्फो सिस्टम, इट इज कॉल्ड मैप माई इंडिया, राइट? एवरीबॉडी नोज की अबाउट दिस कंपनी एज अ मोनोपोली। इट्स लाइक ए गूगल जो डिजिटल सर्विस देता है आपको, मैप वगैरह वो देता है, तो ये बहुत हमारी इंडिया में एक काइंड ऑफ मोनोपोली है। तो इसकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है 51.7%, विच इज गुड थिंग। आरओसी देखो, आरओई ये क्या है, बहुत अच्छा है। और 10,000 मार्केट कैपिटल है, और यहाँ पे प्लेस्ड कुछ नहीं है। डेट टू इक्विटी 0 के बराबर है, करंट रेशियो 2 के अबव है। तो इट इज कॉल्ड क्या है, मतलब कंपनी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे कोई खराब नहीं है। तो इसको डिटेल थोड़ा बहुत चलते हैं कि, और थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि और क्या है। वैल्यूएशन और अलग चीज है, मैं यहाँ पे वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, तो क्वार्टरली रिजल्ट इज इंक्रीजिंग, राइट? अगर आप साल का रिजल्ट देख रहे हो, जहाँ पे 34 करोड़ ये कमा रहा था, आज के टाइम पे 138 करोड़। देखो कितना ईपीएस इज ग्रोइंग, राइट? तो आपको लग रहा होगा कि ईपीएस यहाँ वहां पे 156। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जब जब कंपनी लिस्ट होता है ना मार्केट में, उसके बाद ईपीएस और ग्रोथ थोड़ी ये कम हो जाता है। तो मार्केट में लिस्ट हुआ 2022 में, तो ईपीएस कम हो गया। फिर भी अगर मैं यहाँ से लिस्ट जब हुआ था 16, 19, 24, 25, तो ईपीएस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इनकी जो सेल्स है, सेल्स आल्सो इंक्रीजिंग। तो दैट मीन्स कि इस कंपनी में कुछ तो है, और इट इज ग्रोइंग मतलब डे बाय डे। एंड इंटरेस्ट बड़ा ना की बराबर है, अदर इनकम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चूज करना है हाई। और सबसे बड़ी चीज कि इसमें प्रोमोटर्स बेचे तो क्यों बेचे, कब बेचे, एफआई की होल्डिंग कितनी है, डीआई की होल्डिंग कितनी है, प्रोमोटर पब्लिक। अगर ये एफआई की और डीआई की नहीं होगा, ओनली पब्लिक और प्रोमोटर्स होगा, तो शायद इस स्टॉक को चूज ना कीजिए। बात समझ में आ गया, क्लियर? तो इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखा था कि चूज गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक, इन्हीं स्टॉक को चूज करना है। ऐसा नहीं कि जहां पर लॉस कंटिन्यू दिख रहा हो, जैसे वोडाफोन के बारे में कल भी एक सुन रहा था जी बिजनेस में, बता रहे थे कि टर्न अराउंड स्टोरी ये है वो है। भाई जब उसकी प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है, तो मैं उस स्टॉक को नहीं चूज करूंगा, चाहे वो या इस 7 रुपीज से 700 क्यों ना हो जाए मल्टीप्लायर। क्यों क्यों नहीं चूज करूंगा, यही क्वेश्चन में इसकी आंसर मैं सिंपल देता हूँ, क्योंकि 1 रुपया मुझे कोई नहीं देता, 1 रुपया बहुत मेहनत से बनता है। क्लियर? और मैं नहीं चाहता मैं उन्हीं स्टॉक में लगाऊं जो गैम्बलिंग काम करे। मतलब आप गैम्बलिंग का मतलब ये होता है, आपको आने वाले टाइम पे ट्रेंड नहीं पता है, बट वांट टू इन्वेस्ट सिंपल। और वो कैसे, वो न्यूज़ के बेसिस पे। बट हमारा क्या कहता है, हमारा थ्योरी क्या कहता है, जब आपकी ग्रोथ दिखेगा, जब आपकी प्रॉफिट दिखोगे, जब आपकी मतलब ईपीएस वगैरह ये सब बढ़ना दिखेगा, या एफआई की इन्वेस्टमेंट होगी, तो उन स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। बट जब वोडाफोन में ग्रोथ ही नहीं है, उसमें प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है,
तो अभी क्यों बाई करें? चलो 7 रुपीज में हमने बाई नहीं किया और टर्न अराउंड स्टोरी है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज गुड, तो 100 रुपीज से आया तो 100 रुपीज में बाई करेंगे, तो क्या वो 100 ही में ही खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। अगर वो कंपनी सही है, अगर कंपनी बहुत अच्छा है, तो मैं 100 में बाई करूंगा, या लेट्स से 50 70 80 में बाई करूंगा, और मैं उसको 5 टाइम्स के ऊपर बेचूंगा। तो कंपनी सही है, कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, तो आने वाले टाइम पे, आने वाले 10-15 साल पे और अच्छा करेगा और प्रॉफिट कमाएगा, तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। हो सकता है 1000 हो, 1500 हो, तो मैं 7 में बाई नहीं करूंगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए मैंने कहा गुड क्वालिटी फंडामेंटल ग्रोथ स्टॉक। ठीक है, अब ये चीज क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पहले अगर 2000 में देखोगे तो निफ्टी 50 में, निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, निफ्टी जो 50 होता है इंडेक्स है। आज के टाइम पे अगर उन स्टॉक के ऊपर अगर बात करोगे, ऐसे काफी इंडेक्स है जो डिलिस्टिव हो गए मार्केट से। तो ये सबसे बड़ी चीज होता है मार्केट के लिए, मतलब आपकी पोर्टफोलियो के लिए। ठीक है, और ये क्या है? मनी मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट, मनी मैनेजमेंट इज द ओनली वन थिंग वेयर यू विल गेट प्रॉफिट, सो शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द मनी मैनेजमेंट। देखो, ये जो पार्ट है ना, मनी मैनेजमेंट इज द ओनली वन थिंग लिखा हूं, बट मैं यही चीज में लिखूंगा, मनी मैनेजमेंट इज द ओनली वे टू मेक मनी इन दिस मार्केट। There is nothing strategy is there to make you a richer than the other if you compare with the others. Okay, so only the money management you can control yours, मतलब आप ही खुद खर्च सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये चीज, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, सो मनी मैनेजमेंट अरशद मेहता का अगर ठीक होता, वो आज जिंदा होते, आज वो राकेश झुनझुनवाला से लेके जितने भी बड़े लोगों का नाम ले रहे हैं हम, उनसे ऊपर होता। तो वो मनी मैनेजमेंट पार्ट इनका ठीक नहीं था। ठीक है, तो मनी मैनेजमेंट हमेशा चूज करो। अगर मुझे लॉस हुआ तो क्या मैं सरवाइव कर सकता हूँ इस मार्केट में, तो ये चीज़ हमेशा पूछना है। ये पहली लाइन है मनी मैनेजमेंट का। तो हमेशा ये चीज़ पूछो, कोई भी स्टॉक आप ले रहे हो, कितना क्वांटिटी लेना है, क्यों लेना है, और वो कब प्रॉफिट बुक करना है, कब लॉस बुक करना है, और उसमें आपकी पोर्टफोलियो में वो कितना परसेंटेज लेना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है अपनी पोर्टफोलियो को अगर बढ़ाना है। तो इसलिए मैंने कहा मनी मैनेज द ओनली वे टू सक्सेस इन द मार्केट, या टू मेक मनी इन द मार्केट। गुड, तो ये इन्वेस्टमेंट पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद हम आएंगे ट्रेडिंग। ओके, सो लेट्स सी, अभी 1 मिनट है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे ट्रेडिंग। अब ये इन्वेस्टमेंट पार्ट खत्म, कैसे क्या करना है, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट। आपको लग रहा होगा कि ठीक है ये तो हमें पता है, बट इसमें जो एक एक पॉइंट है, जैसे मनी मैनेजमेंट है, गुड क्वालिटी स्टॉक है, यहाँ पे हाई लिक्विडिटी गुड क्वालिटी स्टॉक है, टॉकिंग अबाउट हाई बीटा वोलेटिलिटी काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो इस चीज़ के लिए ना, जैसे फॉर इन्वेस्टमेंट चूज और इन्वेस्ट, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिफोर जंपिंग टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक। आप कहीं बहुत सारे जन को देखा हूं मैं, जो वो जंप करते हैं, अच्छा इसकी वैल्यूएशन क्या है, इसकी कोई हिस्ट्री मिल सकता है, इसकी कोई रिपोर्ट मिल सकता है, डाटा मिल सकता है। देखो, वैल्यूएशन चेंज होता है टाइम टू टाइम। आज की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, या ईपीएस है, या डिस्काउंट कैश फ्लो मेथड है, तो उस बेसिस पे वैल्यूएशन चूज होती है। आई एम टॉकिंग हियर फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। तो ये अगर कल को अगर ग्रोथ कम हो गया, ठीक है, ग्रोथ नहीं है, उसको क्या करते हैं कि जो मार्जिन होता है वो कम हो गया, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के ऊपर इफेक्ट आता है। तो उस बेसिस पे फिर वैल्यूएशन चेंज होता है। आज जो वैल्यूएशन है कि हाँ भाई वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, कल को अगर 2 साल के बाद उसी लेवल पे अगर स्टॉक आता है तो आपको लगेगा नहीं यार महंगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो कम होते जा रहा है, कंपनी की जो सेल्स है वो कम हो रहा है।
तो उस बेसिस पे फिर वैल्यूएशन और कम हो जाएगी। तो वो बात जो है ना, वो पार्ट जो है वो अलग पार्ट है, बट उससे पहले हमें इस सारे पॉइंट को अच्छी तरह से रट लेना है और इस पॉइंट के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आइए ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एम फॉर मंथली, वीकली, डेली बाय यूजिंग हायर हाई हायर लो मेथड। एच का मतलब होता है हायर हाई, HL का मतलब हायर लो मेथड, बट रिमेंबर डेली चार्ट विल बी द एंट्री पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ लार्जर ट्रेंड, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं एक चीज लेकर आया हूं। क्या अब सबको पता होगा, एक डाउ थ्योरी करके एक चीज है जो टेक्निक एनालिसिस का फादर है, मतलब यहां से टेक्निक एनालिसिस शुरू हुआ है। तो डाउ थ्योरी कहने का मतलब, जिन मैं यहाँ पे डाउ थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि डाउ थ्योरी का ये 6 है। मार्केट मूव्स इन समेशन ऑफ 3 ट्रेंड्स, ठीक है। ऑल न्यूज इन डिस्काउंटेड इन द स्टॉक मार्केट, वॉल्यूम कंफर्म्स द ट्रेंड। Market trends have 3 phases. Average most confirm each other. Trends continue unless definitive reversal come. तो ये जो पॉइंट के बारे में अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे ना, तो आप समझ जाओ कि टेक्निकल एनालिसिस का 50% आपने तो कर लिया, 50% कर लिया। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको कभी भी भूलिएगा मत। और बहुत सारे बुक्स है, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं जो फ्री हैं, या यूट्यूब में जाइए या किसी को पूछिए, या बुक्स है वहाँ से अवेलेबल है, तो वहाँ पे एक बार देख लीजिए। और इसी चीज़ को नॉलेज में लेने के लिए ये जो 6 फेज है, मतलब 6 पॉइंट्स जो है ना, इस पॉइंट्स को अच्छी तरह से रटने के लिए या अच्छी तरह से जानने के लिए आपको एटलीस्ट एक बुल मार्केट की जरूरत पड़ेगी और एक बियर मार्केट की जरूरत पड़ेगी, तब जाके इस 6 पॉइंट के बारे में आप जान पाओगे। नहीं तो आपको लगेगा यार ये तो चीज़ बेकार है, ये कोई काम नहीं करता। बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक बुल मार्केट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद एक बियर मार्केट, तब जाके आप समझ जाओगे कि हाँ भाई डाउ थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल 2003 में बुल मार्केट चालू हुआ, 2008 में बुल मार्केट खत्म हुआ। ये बुल मार्केट गया कितना ईयर्स, 5 ईयर्स, राइट। और 2008 में बियर मार्केट चालू हुआ और 2009 पे बॉटम बना, राइट। और ये पहुंचते पहुंचते कितना हो गया, 2011। तो अगर मैं 2003 से लेके 2010 तक भी कैलकुलेट करूं, तो करीब करीब 7 ईयर्स की मोटा मोटी, 7 ईयर्स या 8 ईयर्स की मोटा मोटी हो जाता है। तो 6 to 7 ईयर्स की जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट को समझने के लिए। समझ में आया? तो इतना ध्यान में रख लीजिए, इतना इजी नहीं है, लगेगा इजी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट 6 to 7 ईयर्स में बहुत कुछ टाइम चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये पार्ट खत्म हो गया। और एक डाउ थ्योरी के जो पार्ट है, अभी जो बोल रहा था मैं, हायर हाई हायर लो, ये होता है ट्रेंड। और यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स वगैरह है, ये चीज देख सकते हो। मार्केट मूव्स इन समेशन ऑफ 3 ट्रेंड्स, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। चाहो तो लिख सकते हो। ये बस छोटी सी कैलकुलेट। मार्केट ट्रेंड हैव 3 फेजेस, बुल मार्केट, बियर मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये सब मीनिंग है इसका। जिस दिन इस चीज को समझ जाओगे बहुत आसान होगी, और आपने 50% कंप्लीट कर दिया। इस चीज को ऐसे समझ लो, ठीक है ना। इसीलिए यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रेंड। तो यहाँ पे ट्रेंड का क्या मतलब है, ट्रेंड का मतलब होता है कि आपका ट्रेंड बुल में है या बियर में है मार्केट अभी, या कंसोलिडेशन में। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और ये फाइंड आउट द ट्रेंड का क्या मतलब होता है। और मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट कहाँ गया, डेली चार्ट विल बी द एंट्री पॉइंट क्यों लिखा। आई डोंट लाइक टू यूज द 1 hour 2 hours काइंड ऑफ चार्ट, ठीक है। सो 1 hour चार्ट के नीचे मत जाइए। अगर इफ यू वांट टू मेक मनी थ्रू स्विंग ट्रेडिंग,
so go for the daily chart, because in the swing trading at least you will get the 5 to 8% kind of return. Okay, at least. For the investment you can choose the weekly chart. So weekly chart will be the entry point, not the daily chart. Okay, so daily chart will be the entry point only for the investment purpose or for the 10 to 12% kind of return. ओके, सो ऑन द, अगर आपको लग रहा है कि वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट शो कर रहा है बट डेली चार्ट जल्दी ही ब्रेकआउट दे दिया, सो एट दैट मोमेंट यू कैन एंट्री. ओके, क्लियर. सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट क्या है, मार्केट ऊपर गया और ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और नीचे हो गया, तो इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. और मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट था और यहाँ पे आया, एक सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट दिया, तो सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स सपोर्ट बिकम द रेजिस्टेंस. इसका ये मतलब होता है. तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चुनिए थ्रू मंथली, वीकली, डेली के बेसिस पे. आपके दिमाग में हो जानी चाहिए जी मंथली का रेजिस्टेंस है, वीकली का रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, डेली का. तो मंथली का जो रेजिस्टेंस होगा तो हो सकता है कि डेली में डेली और वीकली में इस लेवल को ओवरलैपिंग कर ले. मतलब डेली में एक बार मंथली के बेसिस पे ऊपर चला जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चलेगा, फिर नीचे आएगा, बट एट एंड ऑफ द मंथ एक महीना या 2 महीने के बाद पता लगेगा कि नीचे आ रहा है. तो ओवरलैपिंग होती है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो ओवरलैपिंग हो चुके हैं. जैसे चलो SBI की एक बार देखते हैं. SBI में ऐसा कुछ हुआ है क्या? मंथली चार्ट के बेसिस पे चलते हैं. ये मंथली का ग्राफ है, मतलब चार्ट है, और इसको इनविजिबल करते हैं. ठीक है, ये देखो ये क्या हुआ, ये देखो मंथली है, ये मंथली है कैंडल है, ये मंथली कैंडल. तो उस बेसिस पे हमने इस वाले कैंडल को डेली और वीकली में ब्रेकआउट दिए, तो लगा कि भाई ये अच्छा खासा क्लोजिंग हो गया. और जैसे यहाँ पे भी देखोगे 2-3 मंथ्स का क्लोजिंग हो गया, उसके बाद वापस आ गया. तो कहने का मतलब है कि मंथली में जो रेजिस्टेंस होता है बड़ी मायने रखता है. कि यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल बना, उसके बाद छोटा सा कैंडल, उसके बाद छोटा सा बियर कैंडल, सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इस सेलिंग आ रहा है. ठीक है, इतना बड़ा कैंडल अगर यहीं कहीं बनता तो फिर तो समझ जाओ कि भाई बहुत बुल है. और इतना बड़ा कैंडल बनने के बाद अगर नीचे वॉल्यूम होता है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम है, तो जैसे यहाँ पे देखो इस कैंडल में क्या हुआ, ये वाला कैंडल सबसे बड़ा कैंडल, वॉल्यूम भी कंफर्म किया, कैंडल भी कंफर्म किया, और ये मंथली कैंडल का क्लोज हुआ. अगले जो 2 वीक्स का कैंडल, 2 मंथ्स का जो कैंडल, 2 मंथ्स उसमें सारे डेली वीकली खत्म हो चुका है. तो छोटे छोटे कैंडल वाला और नीचे से बाइंग आया. तो ये इंडिकेशन दे रहा था कि बहुत अच्छा खासा बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये जो आपकी एक पैटर्न बन रहा था इतने दिनों से, और ये पैटर्न का कब से बन रहा था, मैं तो इस पीरियड से लेता हूँ, बट जनरली अगर मैं आपको समझा रहा हूँ, चलो इस पीरियड से लेते. 2010 में पैटर्न बना और 2020 में, तो 10 साल का जो कंसोलिडेशन का मतलब होता है बहुत बड़ी लंबी टारगेट. छोटा कंसोलिडेशन छोटा टारगेट, लंबा कंसोलिडेशन लॉन्ग कंसोलिडेशन लॉन्ग टारगेट. तो हमने ब्रेकआउट हमें मिला, लेट से हमने यहाँ पे मिला 4 और 10 में, आज के टाइम पे कितना हो गया 900. तो करीब करीब 900 हुआ था, अभी तो नहीं है, 900 हुआ था. तो अब इसका क्या मतलब है, कितना परसेंट की रिटर्न, एवं 100% रिटर्न आपको मिल चुका है, वो भी लार्ज कैप स्टॉक्स में. वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने कोरोना के टाइम पे इन्वेस्ट किए. मैं ये कह रहा हूँ आपने ब्रेकआउट में इन्वेस्ट किए. कोरोना में अगर इन्वेस्ट किए होते तो आप समझ जाओ कि कितना प्रॉफिट है. वो सिर्फ कहने की बात होती है, वो सिर्फ टेक्निकल दिखाने की बात होती है, बट रियलिटी में ऐसा कोई किसी के पास नहीं है कि भाई मैं कोरोना में इन्वेस्ट किया और आज तक खड़ा रहा. ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करता है. बट टेक्निकल जो कहता है कि एक बार प्रॉफिट ब्रेकआउट आने के बाद हम लोग एंट्री करते हैं, तो इसीलिए मैं ब्रेकआउट वाला कैंडल को पकड़ रखा हूँ. और यहाँ पे अगर आपने भी इन्वेस्ट किया 2021 में, तो भी ये 150% की तेजी आ रहा है, तो विच इज गुड. और आपके दिमाग में यह आ रहा होगा
कि भाई यहाँ पे इतने सालों का कंसोलिडेशन हो गया तो क्या ये टॉप बन गया? बिल्कुल नहीं। 10 साल का कंसोलिडेशन, जैसे मैंने कहा, 10 साल का कंसोलिडेशन मतलब बहुत बड़ी टारगेट होता है। तो जनरली मैं इसकी टारगेट निकालता हूँ, ये जैसे 360 है तो 350 या 360 इंटू 5, क्योंकि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है तो मैं 5 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो करीब करीब 750 और 2000 की टारगेट आ रही है। तो अभी के लिए मैं बैठा हूँ तो रफली कैलकुलेट है कि 2000। तो क्या फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू भी आपकी वैल्यूएशन 2000 की तरफ दिखा रहा है? अगर यस, ये कैलकुलेशन सिंपल कैलकुलेशन 2000 के ऊपर दिखा रहा है, और तो फिर तो बहुत अच्छी तेजी या मूव मिलेगी। तो ये 20-20 में ऐसे इस टाइप की करेक्शन आते रहेंगे, और इसमें और ऊपर की रैली आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। और इससे पहले वॉल्यूम कहाँ थी? इससे पहले वॉल्यूम यहीं पर थी। तो जैसे जैसे मार्केट में यहाँ पे एंट्री हुए 2003 में, और जैसे जैसे यहाँ पे करेक्शन आया, यहाँ पे करेक्शन आया, बट यहाँ पे एंट्री हुए, जिसने भी 60 रुपीज़ पे एंट्री किया होगा उसको कितना परसेंट का रिटर्न मिला? 239 तक गया। तो अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ ना 60 रुपीज़ से, तो भी अगर मैं ऑल टाइम हाई को टच करूं तो 300 के परसेंट की रिटर्न मिला। अगर 2004 से लेके 2008 तक, तो 4 साल में अगर तो कोई बंदा इस वाले स्टॉक में 300% भी कमा रहा है, मतलब टॉप में इन्वेस्ट करके फिर भी 300% कमा रहा है, तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर जनरली क्या होती है कि जो बड़ी रिटर्न होता है वो हमेशा बियर मार्केट में बनता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता रहेगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई बियर मार्केट खत्म होने वाला है, इस यहाँ पे 40-50% मार्केट क्रैश हो चुका है, तो फिर तो आपको बम्पर वाला प्रॉफिट मिलेगा, जैसे यहाँ पे है। और जिस बंदे ने यहाँ पे भी प्रॉफिट इन्वेस्ट किया हो, जिस बंदे ने यहाँ पे ब्रेकआउट में इन्वेस्ट किया हो, तो उसके लिए तो 700 या 800%। तो जैसे आप मैं यहाँ पे बताऊँ तो कोरोना के टाइम पे जिसको पता है कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एरिया है, और ये चीज़ चेंज होने वाला है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया, बहुत लोग इन्वेस्ट किए हैं, मुझे पता है कि बहुत लोग इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट किए हैं, तो उनको प्रॉफिट अभी आज के टाइम पे 400% का रिटर्न मिला है। ठीक है, तो मैं हर चीज़ से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ओके। सो ये होता है कि मंथली, वीकली, डेली का अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप चूज करते हो तो इसका क्या फायदे और क्या नुकसान होता है। तो बाय यूजिंग हायर एंड हायर लो मेथड, मतलब अगर कोई स्टॉक ऐसे से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड हायर हाई हायर लो। का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर है और किसी भी हाल पे यहाँ पे हमें क्या नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है। अगर कोई स्टॉक नीचे चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट नीचे है, किसी भी हाल पे हमें इस चीज को हेवी बाई नहीं करना है। हाँ, आपको लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आ गया तो फॉर इन्वेस्टमेंट आप स्लो एंड स्टडी के लिए बाई कर सकते हो, बट ट्रेडिंग में ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है। ट्रेडिंग में क्या है कि मंथली अगर रेजिस्टेंस यहाँ है और आपको 1 आवर चार्ट में यहीं पे ब्रेकआउट मिल रहा है, और आपको पता है कि यहाँ पे मंथली में रेजिस्टेंस है, वीकली रेजिस्टेंस, डेली रेजिस्टेंस, तो 1 आवर चार्ट में अगर ब्रेकआउट मिले तो बाई मत कीजिए। मतलब समझ लो कि 100 के आसपास ये तीनों टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है और आपको ब्रेकआउट मिल रहा है 99 में, तो बाई मत कीजिए 1 घंटे में। अगर आपको 90 में ब्रेकआउट मिल रहा है और आपको पता है कि 100 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो एटलीस्ट आप 5 रुपीज़ का भी तो बेनिफिट ले सकते हो ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। बट मैं यहाँ पे क्या मेंशन किया क्या कि बट रिमेंबर डेली चार्ट विल बी द एंट्री पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ लार्जर ट्रेंड। लार्जर का मतलब होता है जो वीकली और मंथली का, अगर डेली में एंट्री कर रहे हो तो वीकली मंथली इज योर लार्जर ट्रेंड। ठीक है, अगर वीकली मंथली शोइंग की लो लो मतलब नीचे जा रहा है और डेली में ब्रेकआउट आ रहा है तो उसमें एंट्री नहीं करना है। तो ये किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है? या ट्रेडिंग के लिए, जो 5% जो 1 महीना या 15 दिन का या 1.5 मंथ्स के लिए ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए। ठीक है ना। So moving average will help you to find out the trend, or you can say the confirmation 10, 20, 50, 200। मुझे कोई फैशनेट वाला वो मूविंग एवरेज नहीं चाहिए। बहुत लोग बात करते हैं कि फिबोनाची, ये सब काम करता है भाई। 28 आप ले लो, 26 ले लो, 28.5 ले लो, कुछ भी ले लो,
मैं तो सिंपल मूविंग एवरेज की बात करता हूँ। एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एवरेज सिंपल मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब 10, 20, 50, 20, 200 बस इतनी है। इससे क्या होता है, इससे एटलीस्ट आपको कंफर्मेशन मिल जाता है। बहुत बार क्या होता है, तो ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए हायर हायर लो मेथड भी है, ट्रेंड लाइन भी है, राइट, और बहुत सारे है। बट मूविंग एवरेज इज द ओनली वे टू फाइंड द इजिएस्ट, मतलब टू फाइंड द इजिएस्ट वे टू नो अबाउट द एक्चुअल ट्रेंड। इजिएस्ट वे कैसे, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ पे इट इज एस बी आई में हम चलते हैं, लेट्स से वीकली चार्ट। ओके, सो वीकली चार्ट में हम प्लॉट करते हैं मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज में हम लोग 200 बस इतना ही करते हैं। तो ये आपके सामने क्या है, 10, 20, 50 है, राइट। तो आपने क्या देखा है कि वीकली की जो मूविंग एवरेज है कभी भी क्रॉसओवर नहीं है। तो जब जब मूविंग एवरेज 50 के आसपास आ रहा है, तभी हमें एक बाउंस बैक हमें मिल रहा है। देखिए जब जब 50 के आसपास आ रहा है जो बाउंस बैक, तो क्या यहाँ पे भी 50 के आसपास आ सकता है, मे बी। तो क्या ऐसे चलता रहेगा, मे बी। क्या ऐसे नहीं चलेगा, मे बी, मे नॉट बी, ठीक है। तो कभी ना कभी तो कोई भी चीज, तो मूविंग एवरेज आपको हेल्प करेगा कि ट्रेंड क्या है। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे ऊपर की तरफ है हमेशा, तो आपकी इसकी ट्रेंड क्या है, बुल है। तो हमें अगर यहाँ पे अगर आपको लग गया कि ये बुल है, तो आ जाओ आप डेली चार्ट में। और डेली चार्ट में जब जब मूविंग एवरेज के बेसिस पे, यहाँ पे देखो पहले से ही हमें बुल है, और यहाँ पे फ्लैग काइंड ऑफ बियरिश काइंड ऑफ चैनल काइंड ऑफ पैटर्न हमें मिला। तो ये जैसे ब्रेकआउट मिला ऊपर बाय, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न मिला हमें, ब्रेकआउट मिला बाय, तो हम सीधा सिंपल बाय में ही बैठेंगे, ना कि बुल में बैठेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि वीकली में बुल है, और यहाँ पे अगर आप डेली देख रहे हो, तो डेली में अभी क्या शो कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली मूविंग एवरेज में, इसकी यहाँ पे बाय कैंडल की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। सो मूविंग एवरेज शोइंग, देखो 50 जो मूविंग एवरेज है नीचे था, अब 50 मूविंग एवरेज ऊपर हो गया। तो यहाँ पे इफ एंड बट सिचुएशन में अगर कुछ दिन तक, अगर 15-20 दिन तक मान लो कि एसबीआई यहाँ पे ट्रेड होता है, तो मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ दिखा देगा, और जो पैटर्न की ब्रेकआउट इस टाइप की आएगी 15-20 दिन के बाद, तो ये एक अच्छी रैली हो सकता है। क्लियर। तो इससे फाइंड आउट करना, जो फाइंड आउट करने के तरीका है ना, बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो देन ट्रेंड लाइन विल हेल्प यू टू फाइंड द ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी मायने रखता है। जैसे यहाँ पे है कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो ट्रेंड लाइन ये देखो, उससे सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड लाइन काम करता है ना, वो है ये दोनों लाइन। कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो मोटा मोटी अगर यहाँ पे क्या लगता है, तो मल्टीपल रेजिस्टेंस वी हैव। कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और ये गैप डाउन ओपन हुआ था। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस वी हैव एंड मल्टीपल सपोर्ट्स वी हैव एट दिस लेवल। सो इट्स ट्राइंग टू मूव इन दिस बिटवीन दिस लाइन। सो आफ्टर मतलब कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है, देन वी कैन जंप टू बाइंग, अदरवाइज सिंपल अवॉइड, बिकॉज योर मूविंग एवरेज इज नॉट शोइंग इन द बाइंग मोड। ओके, सो यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। क्लियर। तो ये चीज आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गया। अभी अभी कहाँ गया, हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज द वेरी पावरफुल देन द ट्रेंड लाइन इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी मैंने समझा दिया आपको। टू बाइंग ऑलवेज चूज द स्टॉक व्हिच इज ट्रेडिंग अबव 200 EMA। ये और एक बड़ी पॉइंट है कि हमें हमेशा गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, बहुत बार गलती करते हैं, जिससे मैं इसको डिलीट करता हूँ। और जैसे एक एक स्टॉक को तो पकड़ के नहीं बैठ सकते ना, कि कौन सा स्टॉक आज ब्रेकआउट दे रहा है, कौन सा स्टॉक ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आपको सिंपल ये करना है, 200 को एक्टिव करना है। जैसे ये 200 रेड लाइन है, तो आपको देखना है जो जो स्टॉक 200 के अबव है, मैं उसमें बाई में बैठूंगा। जो जो स्टॉक 200 के नीचे है, उसमें सेल में बैठूंगा। सिंपल। चाहे वो मान लो कि ये 200 के नीचे है और उसने ब्रेकआउट दे दिया, जैसे ये एसबीआई की बात करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे एसबीआई की बात करते हैं, और देखो ये 200 के नीचे है
और आप यू कैन से दिस इज द हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ से बाई बनता है, तो हमने बाई किया और ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आ गया, तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ऊपर गया तो हमने होल्ड किया और नीचे आ गया तो एग्जिट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये 200 के नीचे है, तो हम उन्हीं स्टॉक में एंट्री करने की कोशिश करें जो 200 के ऊपर हो, ना कि 200 के नीचे वाले स्टॉक में। ठीक है, तो ये एक आपका फिल्टर होता रहेगा। और 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे होना बहुत बड़ी मायने रखता है कि भाई कुछ तो है जो, तभी तो ये 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। ठीक है ना। तो आज के टाइम पे अगर हम एसबीआई की बात करें तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। और जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ये भी बेयरिश काइंड ऑफ सिचुएशन, तो ये अभी फिलहाल बोलना सही नहीं होगा। तो अगर ये कंसोलिडेशन करके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी रैली आ जाएगी, यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक उससे ऊपर जा सकता है। अगर कंसोलिडेशन करके फिर नीचे आता है तो फिर तो बियर काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाएगा, क्योंकि ये पहले से मूविंग एवरेज ब्रेकडाउन का करीब शो कर चुका है। ठीक है। टू सेलिंग ऑलवेज चूज द स्टॉक बिलो 200। जिन लोग शॉर्ट पोजीशन बना रहे हो तो उन वो हमेशा ये देखिए कि कौन सा स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे मैं जाके शॉर्ट बना लूँ, नो। 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे बहुत अच्छी बात है, उन्हीं में शॉर्ट बनाना है। और फिर शॉर्ट कब बनाना है? जब आपकी छोटे टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर या छोटे टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बता रहा होगा हाँ भाई यहाँ पे वो लो चल रहे हैं, प्राइस भी लो, मूविंग एवरेज भी शोइंग लो। And another thing is your indicator is also showing price breakdown. At that moment you can make your position for the short side. Okay, so यहाँ पे after got confirmation from trend, support, resistance, ये सारे चीज एनालिसिस करने के बाद then think bullish और bearish pattern. So pattern it depends on your psychology. तो हमेशा कोई बंदा सोचता है अच्छा ये क्या बुल पैटर्न नहीं है, तो देखिए बुल पैटर्न अगर इफ योर माइंड इज थिंकिंग कि भाई नो दिस इज द बुलिश ट्रेंड, दिस इज द बुलिश ट्रेंड, सो यू कैन मेक मतलब यू कैन मेक ए काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न। मतलब आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये तो हेड एंड शोल्डर, सॉरी ये तो कप एंड हैंडल पैटर्न है, राइट, या बुलिश पैटर्न जितने भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आएगा। अगर आपके दिमाग में आएगा नहीं ये तो बियरिश हो रहा है, जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्रैश होने वाला है, सो एट दिस मोमेंट कि मैं ये बोलूंगा कि अच्छा ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सी पैटर्न। तो इसीलिए मैंने कहा कि आफ्टर गॉट कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। सो इससे क्या मतलब होता है कि ट्रेंड आपका बोल दिया कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट बोल रहा है कि मैं सपोर्ट के आसपास हूँ, तो एटलीस्ट आपने बुल की तरफ बैठ गए। तो उसी बेसिस पे आपको बुलिश पैटर्न के बारे में सोचना है, ना कि बियरिश पैटर्न। अगर आपको लग गया कि हाँ ये तो हेड एंड शोल्डर है तो बियरिश में कि मैं बैठना नहीं है, क्योंकि आपका ट्रेंड अभी भी ऊपर है और मूविंग एवरेज नीचे सपोर्ट दे रहा है। तो आपको देखना है कि ये अगर पैटर्न खराब हुआ, मतलब डैमेज हुआ, ऐसे कंसोलिडेशन का फर्दर ब्रेकआउट दिया, तब जाके मुझे बुल में बैठना है। ठीक है, क्लियर। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई पैटर्न बियर के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपकी ट्रेंड बुल है तो बियर वाला पैटर्न मिल रहा है तो मैं क्या बियर पोजीशन बना लूं, नो, हमेशा बुल पैटर्न में ही बैठना है। ट्रेंड बियर है तो बियर पैटर्न चाहिए, ट्रेंड बुल है तो बुल पैटर्न चाहिए। क्लियर ये पार्ट? ओके, सो इफ ट्रेंड इज बुलिश एंड ट्रेडिंग योर सपोर्ट एरिया देन थिंक बुलिश पैटर्न। ये देखो मैंने यही चीज लिखा, सपोर्ट विल फाइंड द ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल मूविंग एवरेज प्राइस एक्शन एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये चीज अभी बोल दिया मैंने। इफ यू गॉट ब्रेकआउट द डेली चार्ट देन टारगेट वुड बी 5 to 10%। सो यहाँ पे बहुत लोगों का कैलकुलेशन गलत होती है। अगर मैं डेली चार्ट में एंट्री कर रहा हूँ सो मेरा टारगेट क्या होनी चाहिए फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, तो 5 to 10% इज सफिशिएंट। 5% तो मिनिमम है ही है, इससे तो नीचे बिल्कुल देखना ही नहीं है। और 10% 12% के बारे में सोचना है। और अगर मैं 1 घंटे की चार्ट में एंट्री कर रहा हूँ ओनली 1 आवर में, तो टारगेट वुड भी तो 2 to 5%, मैक्स टू मैक्स 5% या 3 to 4%। क्यों? क्योंकि डे बाय डे मार्केट इज गोइंग टू वेरी वोलेटिलिटी ड्यू टू द लिक्विडिटी। सो चांसेस इज देयर कि आपकी स्टॉप लॉस हो सकता है।
राइट। आपकी जो स्टॉप लॉस आप लेके चल रहे हो या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर रहे हो, वोलेटिलिटी के थ्रू स्टॉप लॉस होने की चांसेस ज़्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि you are choosing the 1 hour chart kind of, but if you are choosing the daily chart, then it's okay, you should not be worried. Okay, and more consolidation, more target, अभी बोला था जितना बड़ा कंसोलिडेशन जैसे 10 साल का एसबीआई का कंसोलिडेशन है, तो ये बहुत बड़ी टारगेट होने वाली है। तो ये मेरा मानना है, और मुझे नहीं फर्क पड़ता ये कब कितना कब आएगा, बट मेरा मानना है ये 2000 आएगी। और इसकी अगर हम फंडामेंटल की भी बात देखें तो इनमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट हो रहा है, चाहे वो पीएसयू बैंक में, हर पीएसयू बैंक में हो रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा पार्टिसिपेट है इसमें, ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट खरीद रहा है, ऐसा नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन चेंज हुआ है, तो जिस वजह से अभी पब्लिक और प्राइवेट जो बैंक है उन दोनों का कंपटीशन हो रही है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत वैल्यूएशन है, मतलब इतने, मतलब अभी भी पीएसयू बैंक जो है वो बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये इसका ये मतलब नहीं है मार्केट फॉल होगा तो वो डेफिनेटली फॉल होंगे, बट इनमें बहुत जान अभी भी बाकी है कंपेयर टू प्राइवेट बैंक। सो प्राइवेट बैंक तो प्राइवेट ही है, उनका तो कुछ है अलग कहानी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ था। तो वॉल्यूम एंड मूविंग एवरेज 10 और 20 विल हेल्प यू द कंफर्मेशन, एटलीस्ट लुक इंडिकेटर्स आरएसआई एमएससीडी। तो मैं सिंपल आरएसआई एमएससीडी को फॉलो करता हूँ। आई डोंट लाइक टू यूज फैंसी इंडिकेटर्स कि इसका ये वो, आरएसआई एमएससीडी इज द सफिशिएंट। ये बहुत पॉपुलर है, और इस चीज़ दोनों को अगर आप समझ लिए कि आरएसआई कैसे काम करता है एमएससीडी, तो आपको किसी चीज़ का ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मूविंग एवरेज ये सब जरूरत है, बट अदर इंडिकेटर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। If indicators telling you same thing, then go ahead for position, pattern bullish और indicator bullish। मतलब क्या है? If indicators telling you same thing, मतलब ये है कि अगर आपका जैसे यहाँ पे इस कैलकुलेशन पे चलते हैं कि आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपकी मूविंग एवरेज ऊपर है, 200 के ऊपर है, जैसे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी ऊपर है, अपने पैटर्न जो है फॉलिंग चैनल है, ये यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट मिला, और यहाँ पे हमने ब्रेकआउट मिली, तो ये बुल है। ये हो गई पैटर्न की बात, ठीक है। अब आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर में का मतलब होता है जैसे आरएसआई एमएससीडी। तो क्या मेरा आरएसआई हायर हाई चल रहा है, क्या आरएसआई वहाँ पे कहीं डाइवर्जेंस शो कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरएसआई जो है, ये जो लो था वो अभी ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की तैयारी हो रही है। तो आरएसआई यहाँ पे भी फ्री है, आरएसआई यहाँ पे भी फ्री है। कहाँ गया? यहाँ पे इस पॉइंट पे ये देखो, और यहाँ पे एमएससीडी देखोगे तो ये जीरो लाइन में ही क्रॉसओवर दे रहा है। सो बोथ आर सेइंग कि भाई ये तो ब्रेकआउट है ही है, मतलब मेरा पैटर्न भी ब्रेकआउट कह रहा है और मेरा इंडिकेटर्स भी कह रहा है। सो एट दिस मोमेंट यू कैन मेक योर पोजीशन लॉन्ग साइड, सिंपल। तो अगर मेरा पैटर्न ब्रेकआउट दे रहा है एंड आरएसआई इज नॉट शोइंग कंफर्मेशन, मतलब आरएसआई में कहीं ई फंड बार सिचुएशन है या एमएससीडी में है, सो एट दिस मोमेंट मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या दूसरा बहुत सारे चार्ट हैं तो उन चार्ट को फॉलो कर लीजिए। तो ये होता है हाई सक्सेसफुल मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है, ठीक है। और यहाँ से देखो क्या स्पीड से बढ़ा, यहाँ पे ब्रेकआउट है, स्पीड नहीं आया, बट यहाँ से ब्रेकआउट आया, बहुत स्पीड से बढ़ गया। तो ये चीज़ समझना है। तो यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा? यहाँ पे तो अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये जो हायर लो बन रहा था, ये देखो ब्रेकआउट दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया। बट यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे इसलिए बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि दिस इज द ओनली फॉर द इन्वेस्टमेंट। क्यों? ये बड़ा टाइम फ्रेम पे, तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे के हम ट्रेडिंग करें, विच इज नॉट ए गुड थिंग। ओके, सो ये बड़ा टाइम फ्रेम डेली चार्ट है, देखो मई 2023 से दिसंबर 2023, आप देख रहे हो ये वीकली का ब्रेकआउट है। तो वीकली ब्रेकआउट मीन्स बड़े तेजी के लिए आप तैयार हो जाओ, छोटा टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट मीन्स छोटे तेजी के लिए तैयार हो जाओ। हमें क्या चाहिए? ट्रेडिंग की बात हो रही है। अगर आपको चाहिए इंस्टेंट मनी, 2% की रिटर्न, 1% की रिटर्न, सो यू कैन चूज 1 आवर चार्ट। मैं इससे नीचे की बात कभी नहीं करूंगा। डेली चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बट 1 आवर चार्ट में भी रिजल्ट आता है, बट थोड़ी सी नॉइस ज़्यादा है, तो जिस वजह से टेंशन भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना। ये पार्ट खत्म हो गया।
at least look indica RSI moving here. So divergence RSI MACD will help you to find the good reversal. अगर आपको लग रहा है कि कहाँ रिवर्सल आ सकता है, जैसे एग्जांपल एट दिस पॉइंट या एट दिस मोमेंट, सो जैसे ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है, सो एटलीस्ट यू कैन लुक दिस योर RSI चार्ट, दिस पॉइंट ना, हाँ देखो, सी here you are getting the bullish divergence. okay, price is making lower low. यहाँ पे अगर आप देखोगे पिछला लो के आसपास आ चुका है, बट स्टिल योर RSI क्या कह रहा है कि मैं लोअर लो नहीं जा रहा हूँ. सो ये जो डाइवर्जेंस होते हैं ना, ये आपको बता सकता है कि रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा होता है. जैसे यहाँ पे वीकली डाइवर्जेंस है, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर डाइवर्जेंस काम करता है, गलत है. अगर आपको लगता है कि रिवर्सल में ही पोजीशन बनाना है, जैसे यहाँ पे रिवर्सल आया, डाइवर्जेंस है, तो आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना है, तो आप थोड़ा सा रुक जाओ. इसका ये मतलब है मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है, और मार्केट जितना इस जगह में कंसोलिडेशन करेगा तो RSI तो फॉल होगा. RSI जहाँ पे डाइवर्जेंस, जैसे इस एरिया में RSI में को आप बाइंग आ रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पे डाइवर्जेंस बनता है, तो अगेन आपको बाय मिलेगा. ठीक है. और डेली चार्ट के बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि चलो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अच्छा डेली चार्ट का अभी तो बता दो क्या हो रहा है. देखो RSI इसमें कि हायर है और जो प्राइस है वो गए, तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा मूविंग एवरेज भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है, मेरा RSI तो ठीक बोल रहा है, MACD भी उल्टा पुल्टा बोल रहा है. तो यहाँ पे थोड़ी सी दिन के लिए हम छोड़ दें मार्केट के ऊपर. ठीक है. बट इन अनदर वे यू कैन, मतलब आप कह सकते हो वी आर गेटिंग द ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न नियर द 200 मूविंग एवरेज, बट योर इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, ये सारे क्या कह रहे हैं, रुक जाओ. तो इसलिए यहाँ पे मैं बाय बिल्कुल नहीं करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा. ठीक है, रुकते हैं. अगर ये मान लो कि यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया तो चला गया, बहुत अच्छी बात है, क्यों दूसरे स्टॉक में जाएंगे. ठीक है ना. सी द ऑप्शन चेन, वेयर इज द सपोर्ट एंड डिस्टेंस नॉलेज. ऑप्शन चेन के लिए मैं यहाँ पे एक बार नहीं, वो क्लोज हो चुका है, चलो कोई बात नहीं. ऑप्शन चेन के लिए हमें कहाँ जाना है. ऑप्शन चेन यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ. ये जैसे ये आपके सामने क्या है, SCC है. चलो रिलायंस खोलते हैं. ठीक है ना. यहाँ पे हाई लिक्विडिटी है, तो अभी तो ओपन इंटरेस्ट नहीं बना होगा, तो बात करके कोई फ़ायदा ही नहीं है. देखते हैं रिलायंस में क्या, कहाँ पे ऑप्शन चेन है. जैसे ऑप्शन चेन है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो कितना कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है, 4900, तो नियर अबाउट तो 5000 के कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं. उससे उसके ऊपर 11000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है, और कहीं है यहाँ पे है 17000 कॉन्ट्रैक्ट खड़ा है. तो इसका मतलब है आपको ऑप्शन चेन के बेसिस पे 1350 एंड 1400 में हाईएस्ट रेजिस्टेंस लाइन है. अगर मैं लोअर साइड की देखूँ तो ये आपको 5000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो 1300. तो आपको एटलीस्ट क्या है ना, ऑप्शन चेन के बेसिस में एक लेवल मिल गया, लोअर साइड में 1300, हायर साइड में 1350 एंड 1400. ये लेवल आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल चुका है. ठीक है, इसलिए मैंने लिखा कि ऑप्शन चेन को भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने 1-2% की प्रॉफिट लेनी है या 3% की प्रॉफिट लेनी है. तो ऑप्शन चेन, अगर आपको 10% या 15% की प्रॉफिट लेनी है, तो इन्वेस्टमेंट में ऑप्शन चेन की कोई ज़रूरत नहीं है. ये चीज़ याद रख लो. फर्स्ट फाइंड द निफ्टी स्ट्रेंड ऑन द बेसिस यू कैन चूज बुलिश और बेरिश स्टॉक. देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो चीज़ मैंने अब लास्ट में लिखा, इसको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं. क्या मैंने लिखा, आपको देखो निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, राइट. अगर मान लो कि निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और बाकी बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी हैं आज के टाइम पे जो फ्रेश ब्रेकडाउन दिए हैं, बट हमने उसी स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन बना ली, वो फेल्योर भी हो सकते हैं और वो परफेक्ट भी हो सकता है. तो उस चीज़ को, जो हाई प्रोबेबिलिटी रेशियो होता है, उसको कैसे हम हायर से हायर बनाएं. तो इसका सिंपल मेथड है कि निफ्टी का ट्रेंड जो है,
अगर निफ्टी आपको बियर दिख रहा है तो बियर स्टॉक के बारे में सोचिए। अगर निफ्टी बुल लग रहा है कि यहाँ से अच्छा खासा बुल जा सकता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 1 or 2 days काइंड ऑफ ट्रेंड, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द एटलीस्ट 15 days to 1 month। आपको क्या दिख रहा है? 15 दिन के लिए निफ्टी क्या दिख रहा है, या 1 महीने के लिए क्या दिख रहा है, या इससे ऊपर के लिए आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि हमें ट्रेडिंग पोजीशन बनानी होती है, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि 15 दिन के लिए तेजी दिख रहा है तो मैं तेजी वाले स्टॉक में जाऊंगा। तो 15 दिन के लिए, आप 1 महीने के लिए मुझे बियर दिख रहा है तो बियर वाले स्टॉक में जाऊंगा। इससे सिंपल हो जाता है मुझे। देखिए कितना स्लो एंड स्टडी हमने छाट लेते हैं कि मुझे क्या करना है पॉइंट टू पॉइंट वाइज। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आपको बेनिफिट दे रहा है और बहुत सारे चीज़ लर्निंग के लिए मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिए। बहुत सारे व्यूज़ मेरे पास आ रहा है पर उसमें लाइक्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके देन, थैंक यू सो मच। शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्त लोग के साथ, क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन पॉइंट में मैं किसी इंडिकेटर के बारे में बात नहीं किए, आरएसआई के बारे में इतना डीपली बात नहीं किया, एमएससीडी के बारे में बात नहीं किया, मूविंग एवरेज के बारे में बात नहीं की, डाउ थ्योरी के बारे में बात नहीं की। फिर भी इसकी मीनिंग बहुत है। चीज़ को आराम से पढ़ोगे, आराम से समझोगे तो बहुत कुछ आपकी चेंज हो सकती है। आप चाहो तो अपने तरफ से भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो इससे क्लैरिटी मिल जाता है। तो आपको करना क्या है आज के टाइम पे, आपको ये देखना है कि निफ्टी कहाँ खड़ा है, उस बेसिस पे पोजीशन लेनी है। निफ्टी कहाँ खड़ा है उस बेसिस पे पोजीशन लेनी है। सिंपल सिंपल सिंपल। ओके, थैंक यू सो मच।